नमस्कार। आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है भाई। आज हम पढ़ेंगे वन संपदा या वनस्पति। ये लास्ट क्लास में हमने शुरू कर दिया था। ये टॉपिक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कल लास्ट क्लास में मैंने समझा दिया था कि वनों की इम्पोर्टेंस कितनी है हमारी लाइफ में। वनों के बिना एक तरीके से बोल सकते हैं कि जीवन की कल्पना अधूरी है एक तरीके से, क्योंकि वनों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है। मैंने कल की क्लास में बताया था आप लोगों को, पृथ्वी के फेफड़े किसे कहते हैं। पृथ्वी के फेफड़े अमेजन वर्षा वनों को कहा जाता है, जो कि मैंने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास थी, आप लोगों को पता है। और फिर वनों के संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा नियमित रूप से ये प्रयास किए जा रहे हैं कैसे भी वनों का संरक्षण किया जाए। लेकिन बढ़ती जनसंख्या की जो डिमांड्स हैं, मांग है, उनकी पूर्ति के लिए लोग बाग ना वनों को काट रहे हैं भाई, वनों का विनाश कर रहे हैं। अब इसका हम इंसान को ही पूरा का पूरा जो इसका जो भीषण परिणाम है वो भुगतना पड़ेगा। तो वनों का हमें संरक्षण करना चाहिए। वनों से रिलेटेड पहली क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसमें वनों को वर्गीकरण, वनों का वर्गीकरण पढ़ा था हम लोगों ने। प्रशासनिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा था। थोड़ा सा बताता हूँ कितने भागों में। 3 भागों में, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन मैंने पढ़ाया था आपको। और जो आरक्षित वन है, जो रिजर्व जो फॉरेस्ट है, वो कितने हैं, 37% एरिया बताया था मैंने। रक्षित वन या प्रोटेक्टेड वन की बात करें तो ये कितने प्रतिशत एरिया पे है राजस्थान में, तो 56% है सर। कितना है सर, ये 56% है। और जो अवर्गीकृत वन है राजस्थान में, वो कितने 6% है। कितने 6%, ये बताया मैंने। भौगोलिक दृष्टि के आधार पर कुछ रिवीजन करवा रहा हूँ। भौगोलिक दृष्टि के आधार पर भी मैंने वनों को आपको पढ़ाया था वर्गीकरण करके। कितने भागों में, एक तो शुष्क कटीले वन पढ़ाया था मैंने इधर पश्चिमी राजस्थान में। फिर कौन सा पढ़ा था, अर्ध शुष्क कटीले वन। फिर मैंने पढ़ाया था शुष्क मानसूनी वन, फिर सागवान और उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये सभी डिटेल में मैं कल की क्लास में पढ़ा चुका हूं। अगर लास्ट क्लास नहीं देखी तो जाकर के देखिएगा। अब शुरू करते हैं आज की हम कहानी। ठीक है भाई, वर्गीकरण हमारा हो चुका है और कुछ इंपॉर्टेंट अधिनियम है। कुछ अधिनियम लिख लो। इंपॉर्टेंट अधिनियमों करा देता हूं पहले ना। महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि आपको समझना जरूरी है। ठीक है भाई, चलो। राजस्थान वन अधिनियम कब आया था, 1953 में आया था। उसी के आधार पर 3 भागों में विभाजित करके हमने पढ़ा था, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। आप लोगों ने, उम्मीद करूंगा, कल की क्लास में लिख लिया होगा, नोट्स भी तैयार कर लिए होंगे। ठीक है भाई, नए जुड़े हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगभग 37-38 क्लास हो चुकी है राजस्थान ज्योग्राफी की, कंप्लीट लिखवा रहा हूँ आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से। तो नोट्स बनाते जाएंगे जिससे कि चीजें आपको आसानी हो, बाद में आप रिवीजन कर पाओ चीजों को। देखिए, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तो चीजों को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो भी चीज लिखवा रहा हूं वो नोट कर लेना चाहिए और आपको याद हो जानी चाहिए। चलो, पहला पॉइंट लिखा देता हूं मैं आपको। तो राजस्थान की पहली जो वन नीति कब आई थी, 18 फरवरी 2010 को। भारत की पहली वन नीति कब आई थी, 1894। उससे पहले घोषित किए प्रयास किया गया था डलहौजी के समय पर 1855 में। ठीक है भाई, स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब आई थी भाई, 1952 में आई थी। और भारत की नवीनतम वन नीति 1988 में आई थी, जिसमें बताया गया था कि ओवरऑल एरिया पर, भारत में जो क्षेत्रफल है, इस पर 33% वनों का होना आवश्यक है। कितना, 33%। और पहाड़ी क्षेत्रों में 60%, और जो मैदानी क्षेत्र हैं, ठीक है भाई, जो प्लेन एरियाज हैं, उनमें 20% किसका होना, वनों का होना अनिवार्य, ये चीज बताई गई थी। लेकिन जो 33% का जो क्राइटेरिया जो रखा गया था, शर्त रखी गई थी, भारत में 24% है, 24.62% की समथिंग है। और हमारे राजस्थान में जो वन क्षेत्र है 9.7% क्षेत्रफल, 9.60% क्षेत्रफल पर है। ये सब चीजें कल की क्लास में बता चुका हूं, रिवीजन करवाऊं जिससे कि चीजें थोड़ा सा रिकॉल हो जाए आप लोग। और इनके बचाव के लिए, संरक्षण के लिए भारत सरकार ने भी कुछ अधिनियम बनाए जो पूछ लेता है, वो मैं आपको लिखा देता हूं। तो अब लिख लीजिएगा। एक है वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम। इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा रहा हूं, फालतू का कोई भी कंटेंट नहीं लिखवा रहा हूं, ले पूछ लेता है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। लिखेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम,
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आ गया था भाई, ठीक है। और जैव विविधता अधिनियम, क्या? जैव विविधता अधिनियम, ठीक है भाई। जैव विविधता अधिनियम कब आया था भाई? 2002 में आया था। जैव विविधता अधिनियम कब आया था? 2002 में आया था। नेक्स्ट बात करें हम, और लिख लो जैव विविधता अधिनियम। और राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड, राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड कब, जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की? विविधता बोर्ड की स्थापना तो कब की गई भाई? आप लोग बताना है। 2010 में की गई। राजस्थान की निविदा तो बननी थी 5 जून 2023 को आई, तो वो मैं लिखा ही दिया आप लोगों को। नेक्स्ट लिखेंगे गंगा डॉल्फिन अधिनियम, ठीक है। ये पहले लिख लो आप, कौन सा? ऊंट व गोडावन पक्षी अधिनियम, ऊंट गोडावन पक्षी अधिनियम कब आया था? 2014 में आया था भाई। कब आया था हमारे? 2014 में आया था। नेक्स्ट 6 नंबर पे आप लिखेंगे, 6 नंबर पे ये रट्टाफिकेशन है, याद करना है तो करना ही है आप लोगों को, ठीक है भाई। और हाथी संरक्षण अधिनियम की बात करें, लिखेंगे हाथी संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम की बात करें 1992 में आया था। कब आया था? 1992 में आया था। नेक्स्ट बात करें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें। ये अधिनियम इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, दोबारा मैं याद करवा दूंगा, अभी आपको टेंशन मत करो ज्यादा, ठीक है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें 1972। बाघ संरक्षण अधिनियम, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, बाघ संरक्षण अधिनियम। मैं बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा आप लोगों को कहीं से भी बाहर क्वेश्चन आ जाए, टॉपिक से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। 90% तक आपको यकीन के साथ विश्वास कर लीजिएगा मुझ पे, 90% तक आपका पेपर यहीं से आ जाएगा, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। जो हर टॉपिक को मैं करवा रहा हूँ सिर्फ उतना पढ़ लीजिएगा, वो सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, लेकिन पढ़ जरूर लीजिएगा पूरा जो लिखा रहा हूँ। बाघ संरक्षण अधिनियम 1973, बाघ संरक्षण अधिनियम 1973। और कुछ बाकी है तो एक बार नोट्स में देख लेता हूं, कुछ रह तो नहीं गया कोई भी अधिनियम। वन संरक्षण हो गया, पर्यावरण संरक्षण हो गया, हाथी हो गया, जैव विविधता संरक्षण हो गया, गंगा डॉल्फिन अधिनियम संरक्षण अधिनियम लिख लो, यहाँ पर लिखा दूं, ये गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम। ये आपका गंगा डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम कब आया था आप लोगों का? 2009 में आया था। और गंगा को, जो गंगा है ना, गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था 2009 में। क्या? 2009 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित कर दिया गया था। एक है क्रोकोडाइल संरक्षण अधिनियम, लिखेंगे 10 नंबर पर, क्रोकोडाइल या मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1975। ये याद करने भाई, कैसी भी याद करो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन इर्द गिर्द करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आप लोगों से। और राजस्थान जैव विविधता, वो ऊंट और गोडावन पक्षी बता दिया क्या उन्हें? लिखा दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाघ हो गया आपका, और कुछ भी नहीं रहा। सबके सब करवा दिए मैंने, ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट थे ना वो हो गए। दोबारा यहाँ पर देखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु बता रहा हूँ आप लोगों को, जो कि वन्य जीव और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाए गए, वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कुछ अधिनियम कानून लाए गए, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने लिखा दिए सबके सब, एक बार दोबारा बोलेंगे, देखिएगा। वन संरक्षण अधिनियम की बात करें 1980, क्या बोलना है आपको? मेरे साथ बोलेंगे, वन संरक्षण अधिनियम। जब तक बोलेंगे नहीं, चीजें याद बिल्कुल भी नहीं होने वाली, ठीक है। कोई जड़ी बूटी है नहीं, आपको ऐसे याद नहीं होगा। बोलेंगे मेरे साथ में,
करें, वन संरक्षण अधिनियम 1980 बोलेंगे, वन संरक्षण अधिनियम 1980। दूसरा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। जैव विविधता अधिनियम 2002, जैव विविधता अधिनियम 2002। राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई, यह क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आपको बताना है सर 2010 में। ऊंट और गोडावन, ये कुछ ये रहा गोडावन, ठीक है, गोडावन, ऊंट और गोडावन पक्षी अधिनियम कब आया था राजस्थान में, ये 2014। नेक्स्ट बताना हाथी संरक्षण अधिनियम 1992। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। नेक्स्ट बात करें बाघ संरक्षण अधिनियम 1973। नेक्स्ट है गंगा डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम 2009 में आया था, और गंगा को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया। क्या गंगा को राष्ट्रीय जलीय जीव कब बनाया गया, 2009 में। क्रोकोडाइल संरक्षण अधिनियम की बात करें या मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम, तो आपको बताना है 1975, ठीक है, 1975। याद हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे नहीं होगा, ये रट्टाफिकेशन वाली चीजें आपको याद करना ही पड़ेगा। मेरे साथ में बोलेंगे वन जीव संरक्षण अधिनियम, क्या वन जीव संरक्षण, एक तो वन, देखो यहां पर देखेंगे, एक तो वन है वन संरक्षण अधिनियम, एक है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, कहां लिखा दिया, ये रहा, ठीक है। एक तो केवल वन, देखो यहां याद करेंगे, केवल वन बोलेगा तो 1980, कब, केवल वन संरक्षण अधिनियम बोलेगा तो आपको 1980 बताना है। और केवल वन्य जीव, क्या जीव आगे तो पहले आगे, वनों से पहले जीव आगे, समझना, तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन संरक्षण अधिनियम 1980। याद हुआ, दोबारा बोलेंगे कि सर केवल वन आ गया ना, वन में देखो ये जीरो सा आ रहा है ना, एक तरीके से वह में जीरो आया, तो 1980 ध्यान रखेंगे। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980, सर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है भाई, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बात 1986। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002, कब 2002। नेक्स्ट बात करें मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम 1975, कब आया था मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम 1975। नेक्स्ट बताया मैंने राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई, 2010 में की गई। ऊंट एंड गोडावन पक्षी अधिनियम 2014 में लाया गया था। गंगा डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम 2009 में लाया गया, जिसके तहत जो गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट बात करें हाथी संरक्षण अधिनियम 1992, और ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बता दिया मैंने आपको, और ये सब बता दिए, ये क्रोकोडाइल वाला बता दिया, ठीक है। तो ये प्रमुख वन्य जीव जो क्या थे आपके संरक्षण अधिनियम में जो कानून है, वो आप नोट कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा, अगर नहीं तो थोड़ा सा वीडियो को रोक करके या फोटो खींचना चाहो तो खींच लो, ठीक है। चलो, और कुछ दिवस भी बता देता हूं आपको, पर्यावरण से महत्वपूर्ण दिवस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, ये लिखते जाएंगे, कोई भी एग्जाम दे लेना भाई, ये सभी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। रीट देना, पटवार देना, आरएस देना, सभी एग्जाम्स के लिए हूबहू क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे आपको। तो महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण दिवस बता रहा हूं जो कि वनों से संबंधित है या कहीं ना कहीं पर्यावरण से रिलेटेड है, जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। महत्वपूर्ण दिवस की बात करें, एक आप लोगों को मुझे लास्ट क्लास में लिखा दिया था मैंने, तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, ये कल ही क्लास में पढ़ाया था मैंने, बता कब वन दिवस या वानिकी दिवस। वानिकी दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना सर, 21 मार्च को। कब, 21 मार्च, कल बताया था मैंने आपको, बताया था नहीं बताया था, बिल्कुल सर बताया था। दूसरा आप लोगों को बताना है, नेक्स्ट है आपका 21 के बाद 22 मार्च, तो विश्व जल दिवस, क्या, या लिखो विश्व जल दिवस। जल दिवस ये बहुत बार पूछ लिए गए हैं, इसलिए वो लिखा रहा हूं, विश्व जल दिवस लिखेंगे आप लोग, तो आपका 22 मार्च, क्या लिखेंगे, 22 मार्च, इंपॉर्टेंट दिवस है ये, लिखेंगे। पर्यावरण से संबंधित, वनों और पर्यावरण से संबंधित है ये, ठीक है। तो विश्व आपका कौन सा जल दिवस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे विश्व या पृथ्वी दिवस की बात करें, पृथ्वी दिवस, तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग बताना है 22 अप्रैल को। कब, 22 अप्रैल को मनाते हैं। चौथे पॉइंट की बात करें तो आप लोगों का
चौथा पॉइंट कौन सा है? हाँ 22 उसको लिख लो, 22 जैव विविधता दिवस, ये बहुत बार पूछा गया है। जैव विविधता दिवस, ये 22 मई का नाम ध्यान रखेंगे, 22 मई ध्यान रखेंगे। पांचवा पॉइंट लिखेंगे जैव विविधता दिवस हो गया। और कौन सा है? ये पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस सभी को पता है 5 जून, 5 जून को मनाया जाता है, ध्यान देंगे। छठवां नंबर पॉइंट लिखेंगे ओजोन दिवस, ओजोन दिवस 16 सितंबर हो गया आप लोगों का, ठीक है भाई। और नेक्स्ट बात करें वन महोत्सव, ठीक है, राष्ट्रीय वन महोत्सव, वन महोत्सव कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो आपको बताना सर 1 जुलाई, कब की बात है सर? 1 जुलाई लिखेंगे पहले में, ठीक है, आराम से लिखो, लिखिए एक बार 1 जुलाई। और आप लोगों का बात करें वन सप्ताह भी 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक वन सप्ताह भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वन सप्ताह, ध्यान रखेंगे। इसके साथ में आप लोग 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर का 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह, एक है वन्य जीव सप्ताह। वन्य जीव सप्ताह कब है? ये है 1 से लेकर के 1 से ये आप लोगों का 8 अक्टूबर तक, ठीक है, 8 अक्टूबर तक। ये 1 से लेकर के 7 अक्टूबर है, 8 नहीं 7 ही है ना, ठीक है, 7 अक्टूबर तक ध्यान रखेंगे, 7 अक्टूबर तक हो गया। और आपका जो वन्य जीव जंतु पखवाड़ा, एक बार एक चीज और लिख लो, 7 8 9 पॉइंट लिख लो, जीव जंतु पखवाड़ा। जीव जंतु पखवाड़ा कब है आपको बताना है? 14 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट दिवस है जो कि वन और पर्यावरण से रिलेटेड है, हमारा टॉपिक चला हुआ है, इसलिए मैंने ये भी करवा दिया आपको। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है, क्या है वो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारा टॉपिक चला हुआ था उसी से संबंधित है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछने का कुछ इस तरीके से ट्रेंड है कि डायरेक्टली वनों से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे, अगर नहीं पूछा तो वो थोड़ा सा इर्द गिर्द घुमा करके थोड़ा सा कोरिलेशन होगा ना, कहीं ना कहीं चीजें जुड़ रही होंगी। अब पूछ लिया वानिकी दिवस पूछ लिया, तो वैसे नहीं पढ़ाते तो आपको कैसे याद होता? तो ये सब चीजें भी याद करना बहुत जरूरी है। तो मेरे साथ में बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय वन दिवस या वानिकी दिवस 21 मार्च। कब? 21 मार्च। दूसरा, अब मार्च में क्या होगा? वन हो गए, वन दिवस थोड़ा याद करवा रहा हूं कि 21 मार्च को क्या हो गए? वन, पेड़ लगा दिए एक तरीके से। अब पेड़ लगा दिए तो उनको पानी देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? पानी। तो 22 मार्च को पानी दे दिया, मतलब जल दिवस। 22 मार्च को, जैसे 21 मार्च को जो पेड़ लगाए मतलब वन दिवस हो गया। 22 मार्च की बात करें तो पेड़ों के लिए कुछ पानी देना पड़ेगा, तो 22 मार्च को क्या हो गया भाई? जल दिवस हो गया। अब 22 अप्रैल, एक महीना थोड़ा सा आगे जाएंगे, अब जाएंगे 22 अप्रैल को। तो 22 अप्रैल को जो हम लोगों ने पहले वन उगाया, फिर पानी दिया, यह कहां पर दे रहे हैं? पृथ्वी पर दे रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस। क्या? पृथ्वी दिवस। इसके पृथ्वी दिवस हो गया। अब पृथ्वी पर जैसे वन हो गए, वन में उन्होंने पानी भी दे दिया और बहुत सारे जीव जंतु आ गए, तो जैव विविधता दिवस ध्यान रखेंगे। तो जैव विविधता दिवस हो गया आपका 22 मई को जैव विविधता दिवस से याद करेंगे। 5 जून को पर्यावरण दिवस, ये सभी को याद ही होगा। और ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ओजोन दिवस ध्यान रखेंगे। ओजोन दिवस 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय वन महोत्सव की बात करें तो 1 जुलाई को मनाया जाता है, आपको बताना है। और राष्ट्रीय वन सप्ताह की बात करें तो 1 से लेकर के 7 जुलाई तक मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह की बात करें तो 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। वन्य जीव पखवाड़े की बात करें तो 14 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको लिखते हुए जाना है, समझते हुए जाना है, ठीक है। चलो समझ आया, आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। अब मैं करवा देता हूं जो वन रिपोर्ट को करवा देता हूं कि राजस्थान में देखिएगा, मैं जो आंकड़े अभी आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं, क्या जो भी आंकड़े मैं प्रस्तुत करने वाला हूं, जो रखने वाला हूं, आप लोगों को सिखाने वाला हूं, वो सभी के सभी जो वन रिपोर्ट आई थी कौन सी 2021 में, लगभग
13 जनवरी 2022 को रिपोर्ट रिलीज की जाती है भाई। और जो भारतीय जो वन सर्वेक्षण संस्थान है उसके द्वारा जो वन रिपोर्ट निकाली जाती है उसी के आंकड़ों को रख रहा हूं। ये हर 2 साल में रिपोर्ट आती है। तो 2023 चल रहा है अभी जो हम पढ़ रहे हैं। आज लगभग कितनी तारीख है? 28 कितना दीपक? 29 नवंबर, हाँ 29 नवंबर के दिन ये क्लास करवा रहा हूँ। तो जो नई रिपोर्ट के नए आंकड़े आएंगे लगभग आप मान सकते हैं कि 24 में आएंगे। क्या हो सकता है फरवरी मार्च तक आंकड़े आ जाए नई वन रिपोर्ट के। तो अभी पुरानी रिपोर्ट को ही पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा समझेंगे भाई, ठीक है। तो राजस्थान ध्यान देंगे, वन गणना 2021, क्या वन गणना 2021। और जो आंकड़े हैं ये कब तक के हैं? 31 दिसंबर 2021 तक के आंकड़े भाई, ठीक है भाई। इसमें जो आंकड़े सम्मिलित किए हैं मैंने, ये आपके 31 दिसंबर 2021 तक के सभी आंकड़े सम्मिलित किए हैं। अब मैं इन वन रिपोर्ट के बारे में बात करता हूं। वन रिपोर्ट में बताया गया कि राजस्थान में जो वन क्षेत्र है पूरा का पूरा, क्या राजस्थान में जो वन क्षेत्र है एरिया पर, तो उन लोगों ने बताया कि राजस्थान का भू अभिलेखित क्षेत्र, राजस्थान में क्या अभिलेखित लिखेंगे अभिलेखित वन क्षेत्र, अभिलेखित वन क्षेत्र की बात करें तो कितना है भाई? आपको बताना है भाई 32,863 वर्ग किलोमीटर, ठीक है भाई। क्या है? वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखेंगे। जो कि राजस्थान का एरिया का बात करें तो 9.60% है। कितना है सर? 9.60% है। सर रिपोर्ट जारी कौन करता है? रिपोर्ट जारी, एक बार, अब रिपोर्ट जारी करता कौन है भाई? जारीकर्ता की बात करें तो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान की बात करें, संस्थान देहरादून में हेडक्वार्टर है। देहरादून उत्तराखंड। कहाँ है? ये यूटी उत्तराखंड, ठीक है। यहाँ लिखा देता हूँ उत्तराखंड। एक एक पॉइंट को लिखते जाएंगे और समझते जाना है आप लोगों को। क्या एक एक पॉइंट को लिखना है। तो वन गणना 2021 बता रहा हूं, दोबारा से आपको याद दिला देता हूं। 31 दिसंबर 2021 तक के आंकड़े सम्मिलित किए गए इसमें। तो इनके द्वारा बताया गया कि राजस्थान का जो अभिलेखित जो रिकॉर्डेड एरिया है ना, जो वनों में रिकॉर्ड है, तो वो कितना है आपको बताना है? 32,863। मेरे साथ में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हजार वजह छोड़ो, 32,863 वर्ग किलोमीटर। कितना? 32,863 वर्ग किलोमीटर और 9.60%। कितना? 9.60% एरिया पर क्या है? राजस्थान में वन है। याद करो दोबारा, ये आंकड़ा बहुत बार पूछ लिया गया, आप लोगों को पता होगा। 32,863 वर्ग किलोमीटर क्या है? वन भू अभिलेखित जो वन क्षेत्र कितने हैं? 32,863 वर्ग किलोमीटर, 9.7% एरिया पे। याद हुआ? 9.7% एरिया याद हो गया होगा। नेक्स्ट बात करें, ये रिपोर्ट जारी करता कौन है? भारतीय वन सर्वेक्षण जो संस्थान है देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट बात करें इसमें, और ये क्या क्या चीजें बताता भाई, यहाँ पर देंगे, यहाँ ध्यान देंगे कि जो यहाँ पर जो भू अभिलेखित क्षेत्र है ना, कौन सा कितना है आपका? ये 32,863 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पर एक है, एक देखो थोड़ा समझो, एक होती है वन भूमि, थोड़ा समझा देता हूँ, पहले समझो। एक है वन भूमि। वन भूमि किसे कहते हैं? वन भूमि किसे कहते हैं कि सरकार के द्वारा, क्या राजस्व विभाग के द्वारा वन भूमि, समझो कि सरकार के द्वारा जिस भूमि को वन भूमि घोषित कर दिया हो, चाहे उसमें पेड़ हो या ना हो, वो सभी के सभी वन भूमि या वन क्षेत्र बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? वन क्षेत्र। वन क्षेत्र किसे कहेंगे? कि राजस्व विभाग के द्वारा उसे डिक्लेयर कर दिया गया हो, अधिसूचना के द्वारा बता दिया गया हो कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र कैसा है? वन क्षेत्र है, तो उसको कहेंगे वन क्षेत्र, ठीक है। किसी अधिसूचना के माध्यम से बताया गया हो, क्या अधिसूचना के माध्यम से गवर्नमेंट ने ये चीज लिख दिया हो या जारी कर दी हो कि ये पूरा का पूरा एरिया है, ये कैसा है भाई?
वन क्षेत्र है तो उसी क्षेत्र को बोलेंगे हम वन क्षेत्र। ठीक है भाई, समझ में आ गया कि वन भूमि या वन क्षेत्र किसे कहेंगे। गवर्नमेंट के द्वारा जो अधिसूचित जो क्षेत्र है उसको मेंशन कर दिया गया कि भाई ये क्षेत्र है। तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि उसमें वृक्ष हो या ना हो, क्या ऐसा भी हो सकता है वृक्ष हो या ना हो, ये भी कोई ज्यादा जरूरी नहीं है भाई। ये आपको पता है कि हर क्षेत्र में वृक्ष नहीं है, लेकिन दूसरी परिभाषा क्या है कि देखो वन की दूसरी परिभाषा क्या है। वन की दूसरी परिभाषा की हम बात करें तो इसकी परिभाषा है कि जो घनत्व है 10% से अधिक होना चाहिए। घनत्व कितना होना चाहिए 10%। ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एक क्षेत्र है, इसमें जो वनों का घनत्व होना चाहिए वो 10% से ज्यादा होगा तो ही हम इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे वन। क्या बोलेंगे, वनों का घनत्व 10% से अधिक होगा उस क्षेत्र को बोलेंगे वन। क्या बोलेंगे, वन क्षेत्र बोलेंगे आपको। और जहां पर 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले क्षेत्रों को ही सम्मिलित करेंगे। जो छोटे जैसे यहाँ पर माने चलो कि जैसे 1 बीघा खेत है, यहाँ पर कुछ पेड़ लगे तो इसको वन बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। यहाँ पर ये दूसरे क्षेत्र में गए, यहाँ पर भी कुछ पेड़ लगे हुए, इनको वन बोलेंगे सर, नहीं बोलेंगे। तो जहां पर 1 हेक्टेयर से जो अधिक भूमि पर एक साथ बड़े क्षेत्र में, क्या बड़े क्षेत्र में जो वृक्ष पाए जाते हैं, जो प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं, उस क्षेत्र को बोलेंगे हम वन। समझ आया कि नहीं आया, तो ये थोड़ा समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं तो वन क्षेत्र किसे कहेंगे, गवर्नमेंट के द्वारा अधिसूचित कर दिया गया हो। ये कैसे गीला हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, देखो है ना। अब देखो इसमें 2 तरीके के आंकड़े आते हैं। कितने तरीके के आंकड़े आते हैं सर, 2 तरीके के आंकड़े पेश किए गए। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक है देखिएगा वनावरण क्षेत्र कितना है भाई, एक है वनावरण क्षेत्र और दूसरा है वृक्षावरण क्षेत्र। वृक्षावरण क्षेत्र ये आपको याद करना है। एक है आपका कौन सी, क्या, झाड़ी क्षेत्र। ठीक है, झाड़ी क्षेत्र लिखेंगे तीनों को। ये क्षेत्र आपको याद करना है कि राजस्थान में सर वनावरण कितना है। तो राजस्थान में जो वनावरण है, वनावरण मतलब जो वन क्षेत्र है भाई। ठीक है, तो वनावरण कितना है, तो ये आंकड़ा पूछा गया है 116, क्या 166 याद करेंगे, और 54 वर्ग किलोमीटर। कितना, 166 वर्ग किलोमीटर। तो स्क्वायर का मतलब वही होता है कि वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, कितना स्क्वायर का मतलब होता है ये वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट बात है वनावरण की बात करें तो वनावरण है 8733 वर्ग किलोमीटर। ये रट्टा मारना है, याद करना तो करना ही आप लोगों को। इनको अगर हम ऐड करेंगे, क्या इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कुल वनावरण और वृक्षावरण को काउंटिंग करेंगे तो हमारा हो जाता है 25,363 एग्जैक्ट वैल्यू है। हाँ ठीक है, 25,387 वर्ग किलोमीटर, 25,387 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखेंगे। तो पूछा गया ये क्वेश्चन कि राजस्थान में, ध्यान देंगे, ये राजस्थान में वृक्षावरण और वनावरण का क्षेत्र कितना है, तो आपको बताना है 25,387 वर्ग किलोमीटर, जो कि क्षेत्रफल की बात करें ये है आपका 7.42% क्षेत्रफल। कितना है, 7.42% क्षेत्र है। आपको ध्यान रखना है, ये आंकड़े हूबहू याद करना है। दोबारा याद करेंगे, मुझे पता है ऐसे आसानी से याद नहीं होंगे, दोबारा मेरे साथ बोलेंगे कि केवल वनावरण क्षेत्र पूछता है, क्या जहां पर जो वन अधिसूचना के द्वारा घोषित है। ठीक है भाई, 10% से ज्यादा घनत्व है, तो उस क्षेत्र की बात करें तो वनावरण कितना है भाई, 166 या बोले तो 16,654 वर्ग किलोमीटर पर तो क्या है, वनावरण है। और वृक्षावरण की बात करें तो वृक्षावरण कितना है सर, 8733 वर्ग किलोमीटर या 8,733 वर्ग किलोमीटर पर क्या है, क्या वृक्ष है। मतलब यहाँ पर ऐसा क्षेत्र जहां पर प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 10% से ज्यादा अधिक घनत्व हो। और हमारा जो झाड़ी क्षेत्र की बात करें तो 4808 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में क्या है, ये झाड़ी क्षेत्र। कितना है, ये झाड़ी क्षेत्र है। ठीक है भाई, यहां पर तक लिखेंगे नोट। और मैं आपको अब बताता हूं राजस्थान में सर्वाधिक वन कहां है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये दिमाग में छप जाना चाहिए। तो राजस्थान में सर्वाधिक वन, तो यहां पर लिखा रहा हूं मैं, राजस्थान में सर्वाधिक वन कहां है भाई, आपको बताना है। सर्वाधिक वन क्षेत्र कहां है, तो आपको बताएंगे भाई उदयपुर। क्या है, उदयपुर में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहां पर है सर, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर में है सर। न्यूनतम, अब राजस्थान नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, न्यूनतम वन क्षेत्र की बात करें तो कहां पर है भाई,
न्यूनतम वन क्षेत्र बताएंगे आप चूरू। क्या बताएंगे सर? चूरू। न्यूनतम वन क्षेत्र चूरू। यहाँ तक चीजें बता दी, लिख लो। आगे और चीजें बता दूंगा आपको, एक बार इसको नोट कर लें जिससे कि चीजें क्लियर हो जाए आप लोगों को। लिखेंगे ये लगभग 23% एरिया पर है, ठीक है। ये लगभग ये जो उदयपुर है ना, उदयपुर के लगभग 23% एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जो उदयपुर जिला है ना, उदयपुर जिले के लगभग 23% एरिया पर क्या है? वन है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर में है। सबसे कम वन क्षेत्र ये कितना है? लगभग ये जिले का 0.56% है। क्या? जो जिला है, जिले का जो जितना टोटल एरिया है उसका 0.56% पर तो क्या है? ये वन है चूरू में, तो सबसे कम है। इसके बाद बात करें तो हनुमानगढ़ का नंबर आएगा। किसका? हनुमानगढ़ का आएगा, ठीक है भाई, हनुमानगढ़ का। फिर इसके बाद जोधपुर का नंबर आ जाएगा। ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख लो, हनुमानगढ़ और जोधपुर। पहले एक बार इसको लिख लो, मैं दोबारा और याद करवाता हूं, मैं बोल के बताता हूं आपको चीजें जब याद होंगी, ठीक है। लिखो, आज की क्लास में कंप्लीट टॉपिक करेंगे। हो सकता है 1 घंटे से ज्यादा क्लास हो, तो डटे रहें। दोबारा मेरे साथ जुड़ेंगे और चीजों को देखेंगे। देखेगा कि वन गणना 2021 में जो पेश की गई थी, ये जारी कब हुई थी? ध्यान रखेंगे 13 जनवरी 2022 को ये आंकड़े जारी किए गए थे। लेकिन इन आंकड़ों में जो सम्मिलित किए गए थे 31 दिसंबर 2021 तक के आंकड़े सम्मिलित किए गए हैं। याद रखेंगे, राजस्थान में अभिलेखित क्षेत्र, अभिलेखित वन क्षेत्र की बात करें या रिकॉर्डेड फॉरेस्ट की बात करें, क्या? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट की बात करें तो जो एरिया है वो कितना है? 32,863 वर्ग किलोमीटर। कितना है? रिकॉर्डेड एरिया कितना है जो फॉरेस्ट का? 32,863 वर्ग किलोमीटर। आंख बंद करके बोलो, 32,863 वर्ग किलोमीटर। याद हो जाना चाहिए, 4 बार याद करो, 32,863 वर्ग किलोमीटर। याद हो गया? चलो ठीक है सर। नेक्स्ट हम बात करें, ये जो रिपोर्ट पेश की गई है ये किसके द्वारा पेश की जाती है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून के द्वारा ये रिपोर्ट पेश की जाती है। किसके द्वारा? भारतीय वन सर्वेक्षण जो संस्थान है उसके द्वारा रिपोर्ट पेश की जाती है। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान में मैंने समझा दिया वनावरण वृक्षावरण क्या होता है, मैंने समझा दिया आप लोगों को। तो राजस्थान में वृक्षावरण वाला जो क्षेत्र है, वृक्षावरण वाला जो वन क्षेत्र है वो कितना है? 16,654 वर्ग किलोमीटर। क्या ध्यान देंगे? वनावरण वाला वन क्षेत्र, क्या? वनावरण वाला जो वन क्षेत्र कितना है? 16,654 वर्ग किलोमीटर। और वृक्षावरण वाला क्षेत्र कितना है? 8,733 वर्ग किलोमीटर। ऐसे याद मत करो, ऐसे याद करेंगे 166 वर्ग किलोमीटर। तो वनावरण कितना ज्यादा क्षेत्र पर होगा? मैंने बताया आपको 10% से ज्यादा घनत्व होना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात इनका ज्यादा ही होगा। तो 166 वर्ग किलोमीटर वनावरण हो गया। वृक्षावरण कितना है सर? 8733 वर्ग किलोमीटर आपका वृक्षावरण हो गया। सर झाड़ी कितने क्षेत्र पर है? तो झाड़ी बताना है 4808 पर। कितना? 4808 वर्ग किलोमीटर में क्या है भाई? झाड़ियां हैं। सर्वाधिक झाड़ियां आपकी पाली में। कहां पर है भाई? पाली में। सर्वाधिक झाड़ियां पाली और करौली में। ये भी आपको ध्यान रखना है। कहां है? सर्वाधिक झाड़ियां पाली और करौली में है। न्यूनतम झाड़ियों की बात करें, ये है आपकी हनुमानगढ़ और गंगानगर में। कहां पर? हनुमानगढ़ गंगानगर में। ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात करें, ये उदयपुर में है। उदयपुर जिले के लगभग 23% एरिया पर क्या है भाई? वन क्षेत्र है। नेक्स्ट बात करें, न्यूनतम वन क्षेत्र कहां है? चूरू में है। चूरू के बाद कहां है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद जोधपुर। यहां तक चीजें समझ आई होंगी मेरे ख्याल से। अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आया कि नहीं आया भाई? और इसका क्षेत्रफल बात करें, ये जो वनावरण का क्षेत्र कितना है? तो 4.687% है ये। अगर परसेंट भी पूछ लेता, मैं गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आप लोग आए। और यहां तक लिख लिया आप लोगों ने अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट और बता देता हूं मैं आपको। तो यहीं पर लिख लो, एक बार लिखना चाहे तो इसको बताएं क्या? यहीं पर लिखा देता हूं, अलग से क्या लिखाऊंगा। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र एक तो उदयपुर हो गया। उदयपुर के बाद अलवर। उदयपुर के बाद में कौन सा जिला आएगा? ये सीक्वेंस ही पूछ लेता है कि किस जिले में पहले उदयपुर है, अलवर। शायद फॉरेस्ट गार्ड वाले में इस तरीके का क्वेश्चन आया था। उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। आप लोग बताना है। न्यूनतम बताना चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर। चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर।
ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट बात कर, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है। ये तो हो गया क्षेत्रफल क्या था। प्रतिशत के आधार पर अगर बात करें तो उदयपुर के बाद आएगा प्रतापगढ़ और सिरोही। क्या उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही, ये आपका प्रतिशत के आधार पर है कि सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर वन क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है। तो देखिएगा क्षेत्रफल के आधार पर बताना है उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, लेकिन आपको बताना है सर्वाधिक परसेंट के आधार पर बात करें तो उदयपुर के बाद सिरोही, उदयपुर के बाद सिरोही। ठीक है भाई, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर के बाद प्रतापगढ़, सिरोही। ठीक है, हो जाता है ना, ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में अति सघन वन कहाँ है भाई। क्या क्वेश्चन याद करेंगे, लिखेंगे, लिखना चाहते हैं इसमें। अति सघन वन कहाँ है राजस्थान में। अति सघन वन, अति सघन वन बताना है आपको। अति सघन वन कहाँ है भाई, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अति सघन वन कहाँ है। अति सघन वन आपके अलवर में है। कहाँ पर है सर, अति सघन वन अलवर में है, आप लोगों को बताना है। और आप लोगों का और कोई पॉइंट रहेगा तो एक बार चेक कर लेता हूं मैं। न्यूनतम बता दिया, ये सब बता दिया, वृक्षावरण बता दिया, सब कुछ बता दिया मैंने। सर्वाधिक झाड़ियों वाला पॉइंट लगे लो। सर्वाधिक झाड़ियां, सर्वाधिक झाड़ियां कहाँ बताई थी मैंने आपको, पाली और करौली। ठीक है, और न्यूनतम झाड़ियां कहाँ बताई थी मैंने, बताइएगा। न्यूनतम झाड़ियां ये आप लोगों के हनुमानगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ और गंगानगर आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैंने वन रिपोर्ट भी करवा दी आपको 2021 वाली, और जो अभी 2023 वाली जो रिलीज होगी वो लगभग जनवरी, फरवरी, मार्च जब तक भी रिलीज होगी तो उसके आंकड़े मैं तुरंत प्रस्तुत करूंगा, आप लोगों के सामने रख दूंगा सबको। यहाँ तक मेरे ख्याल से चीजें समझ आ गई होंगी, बताएंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चन ऑब्वियसली रिकॉल करवा रहा हूँ, आपको रिकॉल करवा देता हूँ चीजों को। तो आप बताएंगे मुझे आरक्षित, क्या बताएंगे, आरक्षित वन कितने भाई राजस्थान में। आरक्षित वन बताएंगे 37%, याद करेंगे, आरक्षित वन 37%। रक्षित कितने बताए थे मैंने आप लोगों को, रक्षित कितने बताए 56%, एवरेज ध्यान रखेंगे। अवर्गीकृत वन कितने बताए थे मैंने, अवर्गीकृत कितने बताए थे सर 6%, क्या 6% ये बताए थे। आपको पता है ये प्रशासनिक आधार पर बताए थे मैंने आपको, प्रशासनिक आधार। और भौगोलिक आधार पर बात करें, भौगोलिक आधार पर याद करवा रहा हूँ, थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूँ कल की क्लास को, तो याद करेंगे। भौगोलिक आधार पर कितने प्रकार के वन बनते, 5 प्रकार के भागों में बांटा था। कौन सा, एक तो शुष्क कटीले वन बताया था मैंने, शुष्क कटीले वन जो कि पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं, आप लोगों को बताया। ये 6% एरिया पर है, कितने एरिया पे, 6% एरिया पे। जैसे नागफनी, मैंने क्या क्या यहाँ पर वनस्पति बताई, नागफनी बताई थी भी नहीं बताई थी भाई, नागफनी है, एलोवेरा, इस तरीके की यहाँ पर जो क्या पाई जाती है भाई, वनस्पति पाई जाती है। पूरा का पूरा डिटेल में कल की क्लास में बता दिया। नेक्स्ट 6% एरिया। और अर्धशुष्क की बात करें, ये सबसे अधिक है भाई, अर्धशुष्क या स्टेपी भी बोलते हैं भाई। तो यहाँ ये था एरिया आपका लगभग 58%। तीसरे नंबर पर मानसूनी की बात करें, शुष्क, अर्धशुष्क वगैरह लिख लेना, उष्ण कटिबंधीय आप लिख लेना। मानसूनी की बात करें, मानसूनी कितना भाई आपको 28% बताना, कितना परसेंट, 28%। चौथे नंबर पर आपको अर्ध सदाबहार बताया था मैंने, अर्ध सदाबहार के 7% एरिया पर। और मैंने उपोष्ण कटिबंधीय बताया था जो सिरोही वाले एरिया में, तो ये आपके कितने था 1% एरिया पर, जहाँ पर 150, यहाँ पर 110 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ये कल का, अब तक मैंने तो बहुत सारी चीज़ें करवा दी, इन सभी को कल की क्लास में पढ़ा दिया, तो जाकर के देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट हो जाती है। अब मैं करवा देता हूं राजस्थान की जो प्रमुख वनस्पति हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे वनस्पति, क्या लगाएंगे, हेडिंग लगाएंगे प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति आप हेडिंग लगाएंगे। इतना सच बता रहा हूं, कोई टीचर नहीं करवाएगा। प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति की बात कर, प्राकृतिक वनस्पति में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हम किसकी, खेजड़ी की, खेजड़ी।
खेजड़ी है ना, खेजड़ी जिसे राजस्थान का गौरव या राजस्थान का कल्प वृक्ष बोला जाता है। तो पूछेगा आपसे राजस्थान का कल्प वृक्ष या राजस्थान का गौरव किस वृक्ष को बोला जाता है, तो आपको बताना है खेजड़ी को। कब? खेजड़ी को। इसको राजकीय वृक्ष, राजस्थान का राजकीय वृक्ष घोषित कब किया गया भाई? राजकीय वृक्ष घोषित कब किया गया आपको बताना है। तो राजस्थान ये 1983 में इसको राजकीय वृक्ष घोषित कर देगा। उपनाम की बात करें, इसको शमी जानटी भी बोला जाता है। क्या? शमी और जानटी भी बोला जाता है। इसका यहाँ पर दूसरा लिखेंगे वानस्पतिक नाम, वानस्पतिक नाम लिखेंगे, मैं याद करवाऊंगा अभी। प्रोसोफिस शेनेरिया, प्रोसोफिस शेनेरिया, प्रोसोफिस शेनेरिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है खेजड़ी को? प्रोसोफिस शेनेरिया बोला जाता है भाई। ठीक है, शेनेरियो या रिया बोल लो। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर। और कुछ पॉइंट रहा हो तो मैं एक बार देख लेता हूं। और पूजा की बात करें इसकी, विजय दशमी, विजयदशमी के दिन क्या होती है? पूजा की जाती है या दशहरा के दिन। ठीक है भाई। तो खेजड़ी जो वृक्ष है ये कहाँ पाया जाता है? सर ये पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पर है? पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। ये पॉइंट है खेजड़ी से वृक्ष से संबंधित। खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? खेजड़ी ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? खेजड़ी दिवस आप लोग बताएंगे मुझे। ये आप लोग क्लास में देख रहे हो ना, तो ये क्वेश्चन आप गूगल करके और फिर आंसर बता के जाएंगे। क्या? खेजड़ी दिवस या खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट और लिखेंगे यहाँ पर आगे, चिपको आंदोलन कब हुआ था भाई? तो बताना है 1730 में। और अमृता देवी बिश्नोई जी की बहुत ज़्यादा, ये समझो प्रकृति प्रेमी माना जाता है। बिश्नोई समाज ही मुख्य रूप से जो प्रकृति प्रेमी, बहुत ज़्यादा प्रकृति प्रेमी बिश्नोई समाज। बाकी में ना रेस्पेक्ट करनी चाहिए इन लोगों की बहुत ज़्यादा। बिश्नोई समाज जो जितना इनका जो डेडिकेशन है ना वृक्षों के प्रति भाई, वो किसी भी समाज का नहीं है जितना कि डेडिकेशन बिश्नोई समाज का है। वृक्षों से इतना प्यार करते हैं कि इंसान के बराबर करते हैं। और बाकी में ना इन वृक्ष भी हम लोगों के लिए आदमी के बराबर होते हैं, इंसान के बराबर होते हैं। हमें क्या चीज़ नहीं देते बताओ? हमारी किन आवश्यकता पूर्ति नहीं करते भाई? जिस दिन वृक्ष नहीं होगी तो हमारा जीवन ही खत्म हो जाएगा। तो भाई बहुत जरूरी है भाई ना इनका हमें संरक्षण करना वृक्षों का। तो बिश्नोई समाज के लोग आज भी, जो क्या नाम उसका, अब कौन सा लॉरेंस बिश्नोई है ना, वो भी कुछ मसला चल रहा है वन्य जीवों के, जो आप लोगों को पता सलमान खान वाला मैटर है। तो वो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं भाई, वो प्रकृति प्रेमी है, वो इन चीज़ पर खुल करके बोलते हैं वनों के संरक्षण पर। तो अच्छी बात है। ठीक है भाई। तो अमृता देवी बिश्नोई जी का नाम ध्यान रखेंगे, अमृता देवी बिश्नोई जी। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई जी की बात करें। ठीक है भाई। तो इन्होंने 363 महिलाओं के साथ में वृक्षों को काटने के लिए जोधपुर के राजा का आदेश आ गया और सेनापति आया, और इन लोगों ने अपने खुद की जान न्यौछावर कर दी। पेड़ों से लिपट के बाहों में पेड़ भर लिए थे इन लोगों ने, और फिर खुद के शरीर पर क्या है, तलवार से ये सभी के सभी मर गए थे भाई। ठीक है। तो अमृता देवी बिश्नोई जी का नाम भी ना इतिहास में याद रखा जाएगा, प्रकृति प्रेमी है। ठीक है भाई। इनकी सम्मान में एक अमृता देवी बिश्नोई ये पुरस्कार भी दिया जाता है। क्या? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें इंडिविजुअल में अगर अकेले के रूप में दिया जाएगा तो 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। अगर किसी संस्था को वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, जो कि किसके लिए दिया जाता है भाई? वन्यजीव संरक्षण की संस्था को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये थोड़ा बेसिक बता दिया मैंने। अब ये कहानी अलग चीजें, अब यहाँ बढ़ेंगे। खेजड़ी की बात करें,
खेजड़ी वृक्ष को राजस्थान का गौरव कहते हैं, राजस्थान का कल्प वृक्ष बोलते हैं। याद करेंगे, खेजड़ी को क्या बोलते हैं? राजस्थान का कल्प वृक्ष और राजस्थान का गौरव, ये तो आपको याद होगा। अब राज्य के वृक्ष कब घोषित किया गया इसको? राजस्थान का जो राज्य के वृक्ष कब घोषित किया गया? 1983, डेट ध्यान रखेंगे, 1983 में खेजड़ी को राज्य के वृक्ष घोषित कर दिया गया। या राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है, ठीक है भाई, राजस्थान का राज्य वृक्ष 1983 में घोषित कर दिया। इसी को सम्मी जानटी बोला जाता है। इसका जो वानस्पतिक नाम है खेजड़ी का, ये आपको याद करना है। कुछ भी करो, साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाओ, याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। प्रोसोपिस सेनेरियो, प्रोसोपिस सिनेरियो बोलेंगे क्या है? खेजड़ी का जो वानस्पतिक नाम है या बॉटनिकल नाम याद हो जाना चाहिए आपको। प्रोसोपिस सिनेरियो, प्रोसेपिस सिनेरियो याद हो जाना चाहिए। 5 बार बोलेंगे प्रोसेपिस सिनेरियो, ठीक है भाई। तो खेजड़ी का बॉटनिकल नाम आपको याद हो जाना चाहिए। पूजा विजयदशमी के दिन की जाती है। पश्चिमी राजस्थान में एक खेजड़ी वृक्ष पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। तो राज्य वृक्ष, ये यहाँ पर राज्य की वृक्ष या राज्य वृक्ष कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। इसको राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया आपको बताना है, तो आपको बताओ 1983 में। तो खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है, ये आप लोगों के लिए काम है। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आंसर बताएंगे। चिपको आंदोलन अमृता देवी बिश्नोई जी के नेतृत्व में किया गया, प्रकृति प्रेमी है और पूरा बिश्नोई समाज ही की बात करें तो वो पूरा का पूरा डेडिकेटेड है, पूरा प्रकृति प्रेमी है भाई, वन और वन्य जीव संरक्षण के लिए भाई, ठीक है। तो सम्मान करना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, चीजों को और बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं, ये किसकी बात कर ली? खेजड़ी। खेजड़ी की बात कर लेते हैं महुआ की। महुआ एक वृक्ष है। घासों के बारे में अभी बात करेंगे, पहले एक बार वृक्षों को बताता हूं। एक महुआ का नाम याद करेंगे, महुआ। ये इसे आदिवासियों क्या बोलते हैं भाई? आदिवासियों को कल्प वृक्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? आदिवासियों का कल्प वृक्ष, आदिवासियों का कल्प वृक्ष बोला जाता है भाई। तो आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, तो आपको बताना है भाई। महुआ वृक्ष को आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। इसका जो वानस्पतिक नाम कहें, वानस्पतिक नाम की बात करें तो देखो, महुआ को तो मैं याद करवा दूंगा आपको। महुआ का जो वैज्ञानिक जो बॉटनिकल नाम है वो याद करवा दूंगा। कैसे याद करें? देखो, यहाँ पर भी माँ है और यहाँ पर भी। तो महुआ को मधुका, ठीक है, मधुका क्या है नाम, ध्यान रखेंगे। यहाँ महुआ है, यहाँ पर भी 3 वर्ड आएंगे, मधुका। और ये पूरा का पूरा याद रखना नहीं, हिंट चाहिए आप लोगों को सिर्फ याद करने के लिए। तो महुआ नहीं, यहाँ पे क्या है? मधुका। क्या है? मधुका। और लॉन्गेफोलिया, लॉन्गेफोलिया, लॉन्गेफोलिया ध्यान रखेंगे, क्या है? लॉन्गेफोलिया, ठीक है भाई। तो ये जो महुआ का वृक्ष है, आदिवासियों का इसे कल्प वृक्ष बोला जाता है। इसका जो वानस्पतिक नाम है मधुका लॉन्गेफोलिया, मधुका लॉन्गेफोलिया। याद हो गया? थोड़ा सा याद कर लो बस, महुआ मधुका, महुआ मधुका, कुछ भी तिगड़मबाजी करो, याद हो जाना चाहिए। महुआ, देखिए, महुआ मधुका लॉन्गेफोलिया, लॉन्गेफोलिया आपको समझ आया होगा अच्छे तरीके से। इसकी जो पत्तियों छाल से देखिएगा, इसकी जो पत्तियों, इसकी पत्तियों वो छाल से क्या बनाई जाती है भाई? शराब बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है देसी। तो देसी शराब बनाई जाती है, ठोक ठाक करके खुद ही पी लेते हैं। क्या ये पैसा खर्च नहीं करते दारू पीने में? जो आदिवासी लोग हैं वो पैसा खर्च नहीं करते, महुआ के जो वृक्ष लेते हैं उसकी छाल वगैरह ले पत्तियों से, उनसे क्या बना देते हैं भाई? एक शराब बना देते हैं देसी। क्या शराब बना देते हैं भाई? तो याद रखना, महुआ वृक्ष आदिवासियों का कल्प वृक्ष बोलेंगे। इसका जो बॉटनिकल नाम हो गया मधुका लॉन्गेफोलिया। क्या? मधुका लॉन्गेफोलिया हो गया। पत्तियों की छाल, फूले, तना, इससे क्या बना देते हैं? ये शराब बना देते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है। और ये कहां पर है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। कहां पर है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर में सर्वाधिक पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। डूंगरपुर क्षेत्र कौन सा है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर में यह महुआ का वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। कौन सा हो गया? महुआ हो गया। महुआ के बाद बात कर लेते हैं, कौन से वृक्ष की बात करें? अब हम बात कर लेते हैं भाई आपका ये पलाश की बात कर लेते हैं। क्या? पलाश, 30 नंबर की बात है। पलाश को, पलाश को क्या बोल देते हैं? एक डाक भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? डाक, या इसको एक नाम और है खाखरा। क्या बोलेंगे? खाखरा।
पलाश खाकरा, ये कहाँ पाया जाता है, ये आपको बताना है। ये आप लोगों का कहाँ पर पाया जाता है, कल पढ़ा था मैंने शुष्क मानसूनी जो वनस्पति है उसका ही हिस्सा है। ये मुख्य रूप से आपका राजसमंद में पाया जाता है। पलाश कहाँ पाया जाता है, राजसमंद में पाया जाता है। और पलाश को बात करें तो इसको जंगल की ज्वाला कहते हैं, इसको जंगल की ज्वाला। कौन से वृक्ष को जंगल की ज्वाला कहते हैं सर, पलाश वृक्ष को जंगल की ज्वाला कहते हैं सर। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें फूल आते हैं रेड कलर के। किस कलर के, रेड कलर के इसमें पलाश में फूल आते हैं। अब जब चारों तरफ पूरे क्षेत्र में ना रेड रेड हो जाएंगे तो ऐसा लगता है कि जो आग की जो फ्लेम्स है ना वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो जंगल की ज्वाला इसलिए बोलते हैं। आग भी तो थोड़ा सा लाल लाल जो ऊपर जो फ्लेम्स है ना ऊपर तक जाती है आग, तो इस वजह से जो लाल फूलों की वजह से इसको जंगल की ज्वाला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जंगल की ज्वाला बोला जाता है। किसको भाई, पलाश वृक्ष को। बॉटनिकल नाम ध्यान रखेंगे, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या वानस्पतिक नाम क्या है इसका, तो आपको याद रखना है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा नाम ध्यान रखेंगे। जो पलाश है बहुत ज़्यादा सुंदर है, ब्यूटी है और ब्यूटीफुल है, तो भाई क्या है, मोना। इसका नाम क्या है, मोना। तो पलाश को ही बोलते हैं ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या, पलाश को ही बोलते हैं ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। आपको याद रखना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट उसकी बात करेंगे। तो नेक्स्ट है आप लोगों का पलाश। इसके बाद देखो, इसके बाद मैं सहतूत की बात कर लेता हूं। सहतूत चौथे नंबर पे। सहतूत का जो वृक्ष होता है ना, सहतूत का जो वृक्ष होता है, या इस पर क्या ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर रेशम का कीट पाया जाता है भाई। कीट पाया जाता है इस पर। क्या पाया जाता है भाई, रेशम का कीट पाया जाता है सहतूत के वृक्ष पर। किस पर, सहतूत के वृक्ष पर रेशम का कीट पाया जाता है और रेशम उत्पादन में सहायक है ये रेशम। यार एक मिनट, क्या है ये, रेशम उत्पादन में सहायक, भाई, ठीक है भाई। रेशम उत्पादन काम में। और जगह की बात करें तो उदयपुर में पाया जाता है। कहाँ पर, ये उदयपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट 5वें नंबर पर ध्यान रखेंगे आप लोग, तेंदू की ध्यान रखते हैं। तेंदू की बात करें तो इसकी पत्तियों से, तेंदू की पत्तियों से बीड़ी बनाई जाती है। क्या, बीड़ी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, तेंदू की पत्तियों से बीड़ी बनाई जाती है, आप लोगों को पता है। और मैंने बताया था मयूर बीड़ी की जो फैक्ट्री वो कहाँ पर है, टोंक में है, ये आपको मैंने पहले बता दिया था। और जो तेंदू के पत्ते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये बता दिए। कहाँ पर पाए जाते हैं, प्रतापगढ़ और ये आपका चित्तौड़गढ़ मलेरियम। कहाँ पर, ये प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ ध्यान रखेंगे। क्या, जो तेंदू है, तेंदू के मुख्य रूप से वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कुछ हाड़ौती वाले क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। तो तेंदू की पत्तियों से बीड़ी बनाई जाती है। बीड़ी का जो फैक्ट्री मैंने बताया था, मयूर बीड़ी की जो फैक्ट्री कहाँ है, ये टोंक में, आपको पहले मैंने समझा दिया था। आगे बढ़ते हैं और या फिर इसी में और लिखा देता हूँ। आप लोग लिखेंगे जामुन लिखेंगे, जामुन का वृक्ष। जामुन वृक्ष की बात करें तो मधुमेह के उपचार में उपयोगी है। मधुमेह के उपचार में उपयोगी, उपचार के लिए, ठीक है, उपयोगी है भाई, लिखेंगे उपयोगी। तो मधुमेह के उपचार के लिए कौन सी वनस्पति कौन के लिए आवश्यक है, तो आपको बताना है जामुन। जामुन कहाँ पाया जाता है, ये माउंट आबू में। कहाँ पर पाया जाता है, माउंट आबू, ध्यान रखना है, माउंट आबू सिरोही, ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, खैर की बात करेंगे। खैर एक है, 6-7 हो गए। अब 8वें नंबर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट कुछ वनस्पतियां, इनको याद करना ही पड़ेगा आप लोगों को। हम बात करें खैर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, खैर। कौन सा, 7वें नंबर का है खैर। खैर से क्या बनता है, कत्था बनता है। खैर से कत्था बनता है भाई, ठीक। खैर से क्या बनता है भाई, कत्था बनता है भाई। और इसका वानस्पतिक नाम क्या है भाई,
वानस्पतिक नाम क्या है इसका? तो खैर का जो वानस्पतिक नाम है इससे कथोड़ी जनजाति संबंधित है, कथोड़ी जनजाति से संबंधित है, कथोड़ी जनजाति संबंधित है, जनजाति से संबंधित है। याद करो क्या है भाई इसका वैज्ञानिक नाम बताएंगे आप, बॉटनिकल नाम बताएंगे इसका क्या है, खैर का बॉटनिकल नाम आप लोग बताएंगे। इसको खदर भी बोलते हैं, एकेशिया कैटेचू। क्या बोलेंगे? कैटेचू। ठीक है भाई, तो आपको ध्यान रखना है इसका जो बॉटनिकल नाम है एकेशिया कैटेचू। कुछ भी करो याद करो, इसमें कोई रिलेशन मिल नहीं रहा है, ये आपको याद करना है। तो खैर का जो बॉटनिकल नाम ध्यान रखना है एकेशिया कैटेचू। एकेशिया कैटेचू कितनी बार बोलो, याद हो जाना चाहिए। कथोड़ी जनजाति से संबंधित है, कत्थे का निर्माण करते हैं, किसका? कत्थे का निर्माण करते हैं, ये याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अर्जुन। अर्जुन जो वृक्ष हैं उनसे भी रीट जो क्या रेशम कीट का पालन और रेशम का उत्पादन किया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कदम्ब वृक्ष की बात और कर लेते हैं। कदम्ब वृक्ष, कदम्ब वृक्ष की बात करें, कदम्ब या सालर भी बोलते हैं इसको, कदम्ब या सालर वृक्ष की बात करें तो इससे गोंद प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है सर? गोंद प्राप्त, सर्वाधिक मात्रा गोंद प्राप्त होता है। किससे? तो आपको बताना है। तो गोंद कैसे? कदम्ब या सालर वृक्ष से गोंद प्राप्त होता है। नेक्स्ट ले लेते हैं आपका ये चौक। ठीक है, चलो, और कौन सा रहेगा आपका? बांस अभी बताएंगे, रुको। और है आपका, ठीक है, बबूल और लिख लो 9वें नंबर पे, बबूल। ठीक है भाई, बबूल का जो वैज्ञानिक नाम है एकेशिया अरेबिका। एकेशिया अरेबिका, अरेबिका, एकेशिया अरेबिका किसका? बबूल का नाम है, आपको ध्यान रखना है। चारकोल में इसका उपयोग किया जाता है, चारकोल में उपयोग किया जाता है भाई। एक बार और याद करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान देंगे। खैर, खैर वृक्ष की बात करें, ठीक है, खैर को खादर वृक्ष भी बोलते हैं। खैर वृक्ष, जो खैर वृक्ष है इससे कत्था बनता है। क्या बनता है? इससे कत्था बनता है। वनस्पतिक नाम एकेशिया कैटेचू बोले। क्या बोले? एकेशिया कैटेचू, कथोड़ी जनजाति संबंधित, यह बहुत बार पूछा गया है। कदम वृक्ष की बात करें, सालर वृक्ष की बात करें, इससे गोंद प्राप्त किया जाता है। बबूल की बात करें तो बबूल का एकेशिया और अरेबिका इसका जो बॉटनिकल नाम है, और इससे चारकोल प्राप्त किया जाता है। किससे भाई? बबूल से, आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक ये मुख्य रूप से जो वृक्ष थे वो मैंने करवा दिए। अब मैं प्रमुख घासों पर चर्चा करता हूं, कौन कौन से घास हैं और जो इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के। ठीक है, चलो लिखाता हूं मैं प्रमुख घास। प्रमुख घास लिखेंगे, हेडिंग लगा लो प्रमुख घास। अरे एक बार उससे पहले आप पुष्प और रोहिड़ा लिखा दिया, नहीं लिखाया? तो लिखेंगे जो भी पॉइंट है 9-10वां रोहिड़ा लिखा। रोहिड़ा, रोहिड़ा क्या है आपका? रोहिड़ा, इसको मिटा के दोबारा लिखता हूं। रोहिड़ा कैसे नहीं करवाया, मैं भूल गया शायद। रोहिड़ा, रोहिड़ा क्या है भाई? राज्य का पुष्प है भाई। घोषित कब किया गया इसको? राज्य पुष्प कब घोषित किया गया रोहिड़ा को? रोहिड़ा को राज्य पुष्प कब घोषित किया गया? 1983। ध्यान रखना, कब? 1983 ध्यान रखना है। और रोहिड़ा को और क्या बोला जाता है? इसको मरुशोभा भी बोलते हैं। मरुशोभा क्या बोलते हैं इसको? ध्यान देंगे, मरुशोभा कैसे कहा जाता है तो आपको बताना है। आपको रोहिड़ा को कहा जाता है, और इसे मरुस्थल का सागवान भी बोलते हैं। मरुस्थल का सागवान बोला जाता है। मरुस्थल का सागवान कैसे कहते हैं? रोहिड़ा को। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। तो राजस्थान का जो पुष्प घोषित कब किया गया इसको? तो आपको पता 1983 में घोषित किया गया। इसे मरुशोभा या मरुस्थल का सागवान, या फिर मारवाड़ का टीक भी बोलते हैं। इसे मारवाड़ का टीक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मारवाड़ का टीक। और इसका वानस्पतिक नाम की बात करें, वानस्पतिक नाम की बात करें तो वानस्पतिक नाम क्या होगा इसका? तो बताएंगे आप लोग। वानस्पतिक नाम रोहिड़ा। तो वानस्पतिक नाम है अंडुलेटा। क्या है? देखो पूरा नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। मैं याद करवा दूंगा इसको, तो अंडुलेटा।
टिकोमेला अंडुलेटा को मैं याद करवा दूं, कोई टेंशन वाली परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है भाई। सर्वाधिक आप लोग पश्चिमी राजस्थान में भी पाए जाते हैं भाई, पश्चिमी राजस्थान में इनका विस्तार है। ठीक है भाई, चलो ध्यान देंगे। जो राज्य पुष्प है क्या है आपका, रोहिड़ा। रोहिड़ा को राज्य पुष्प का दर्जा 1983 में दिया गया था। इसको जो रोहिड़ा है, रोहिड़ा को मरु शोभा भी बोलते हैं, मारवाड़ का सागवान बोलते हैं, और मारवाड़ का टीक नाम से भी किसको जाना जाता है, रोहिड़ा को जाना जाता है। सर इसका वानस्पतिक नाम क्या है, तो टिकोमेला अंडुलेटा। टिकोमेला अंडुलेटा याद करेंगे कुछ, देखो इसमें डा आ रहा है और यहाँ पर कहीं ना कहीं डा मिल रहा है आपको, कुछ भी करो वैसे याद नहीं होगा, थोड़ा सा याद कर लेना। टिकोमेला अंडुलेटा, तो टिकोमेला अंडुलेटा आपको बताना है रोहिड़ा, रोहिड़ा या फिर रोहित बोले तो, या जो रोहित है वो अंडे लाता है, याद कर लो। दूसरे तरीके से याद कर लो, ऐसे याद कर लो, इसका वैज्ञानिक नाम याद करेंगे, वानस्पतिक नाम याद करेंगे रोहिड़ा का, तो अंडुलेटा, अंडुलेटा को याद रख लो, टिकोमेला को छोड़ो, तो रोहिड़ा को रोहित कर लो। रोहित अंडे लाता है, क्या अंडुलेटा मतलब अंडे लाता है, याद हो गया। तो रोहित अंडे लाता है, तो याद हो गया इसका वानस्पतिक नाम, बॉटनिकल नाम क्या है, टिकोमेला अंडुलेटा। राइट, समझ आया, पश्चिमी राजस्थान में विस्तार है, समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, और क्या बच गया आपका, अब घास की बात कर लेते हैं। प्रमुख घास, प्रमुख घास के बारे में बात करेंगे, राजस्थान के प्रमुख घास। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, कोई भी पेपर उठा लेना भाई, यकीन के साथ कह सकता हूँ, प्रीवियस ईयर दे करके देख लेना, अगर बाहर आए तो बताना। प्रमुख घास, प्रमुख घास कौन कौन से भाई, तो सबसे पहले पढ़ेंगे आप लोग किसको, सेवड़ घास। सेवड़ घास को ही क्या बोलते हैं, लीलोड़ घास भी बोलते हैं इसको, लीलोड़ घास, क्या बोलेंगे इसको, लीलोड़ घास भी बोलते हैं सर। और जो सेवड़ घास है ये पौष्टिक घास है, कैसा घास है ये, पौष्टिक घास है भाई, ध्यान दें कैसा घास है ये, पौष्टिक घास है आपका। और इसको खाने से, गाय इसको खाएगी ना, तो इसको खाने से ठीक है भाई, क्या होगा, गाय अधिक दूध देती है भाई, अधिक दूध देती है भाई, क्या है, अधिक दूध देती है भाई। तो कौन से घास को गाय ज्यादा पश्चिमी राजस्थान में खा करके दूध ज्यादा देती है, तो आपको बताना है सेवड़ घास को खा करके ही भाई। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना है आपको। इसका वानस्पतिक नाम की बात करें, वानस्पतिक नाम बताएंगे आप लोग, क्या है इसका, सेवड़ घास का वानस्पतिक नाम। और कुछ चीजें मैं देख लेता हूँ, कुछ रह गया हो तो मेरे ख्याल से। ठीक है भाई, पौष्टिक घास है। सर्वाधिक ये जैसलमेर में पाया जाता है, ठीक है वो तो। और सर्वाधिक लाठीसीरी क्षेत्र में पाया जाता है, लाठीसीरी क्षेत्र में, लाठीसीरी क्षेत्र जैसलमेर में पाया जाता है, जैसलमेर में। अब बताएंगे आप, इसका वैज्ञानिक बॉटनिकल नाम नहीं बताया आपने अभी तक, सोच लिया, दिमाग में नहीं सोचा, तो बॉटनिकल नाम बताएंगे, बॉटनिकल नाम बताएंगे। एक लूसी नाम की लड़की थी, वो कैसी सड़ी हुई थी, क्या थी, सेवर से सड़ी हुई। लूसी नाम की लड़की थी और क्या हुई, सड़ी हुई थी, क्या थी, लूसी नाम की लड़की सड़ी हुई थी। तो लूसी यूरुस, लूसी यूरुस सिडिकुश, क्या बोलेंगे, सिडिकुश। तो सेवन से से इसमें से आया, तो सेवन, सेवन मतलब सेव, सेव क्या हो गए, सड़ गए, याद ध्यान रखना। सिडिकुश, तो सिडिकुश ध्यान रखेंगे, सेव क्या हो गए, सड़ गए। तो सेवड़ घास का जो बॉटनिकल नाम कैसे याद रखेंगे, सेब थे वो कैसे हो गए, सड़ गए, तो जीव जंतु किसी ने नहीं खाया उनको, तो सिडिकुश ध्यान रखेंगे। तो सेवड़ घास का जो बॉटनिकल नाम है आपका सिडिकुश। नेक्स्ट बताएंगे, पौष्टिक घास है आप लोगों का, गाय दूध देती है। और जो लाठीसीरी क्षेत्र है जैसलमेर में, ये मैंने पहले पढ़ा था, भौगोलिक विभाजन पढ़ाया था मैं उस टाइम पे, तो ध्यान रखेंगे जैसलमेर में इसका विस्तार सर्वाधिक है, ध्यान देंगे इस पर। एक धामड़ घास भी है, ये धामड़ घास, धामड़ घास, धामड़ घास ये भी पौष्टिक ही है, ठीक है भाई, इससे भी ये भी पौष्टिक है भाई, ये इससे भी गाय भैंस दूध अच्छा देती है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम देख लो इसमें, ये वही जैसलमेर में पाया जाता है,
ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, जैसलमेर में ही है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपका शैंकरस क्या है, शैंकरस सेटीजेरस, ठीक है भाई, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। आप लोग याद कर पाए तो कर लीजिएगा। तो क्या है, सैक्रस सेटीजेरस, सैक्रस धावण जो है उसका व्रत जो घास है उसका क्या नाम है, सैक्रस सेटीजेरस, इसका ये आपका बॉटनिकल नाम है, आपको ध्यान रखना है। और आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अब एक इंपॉर्टेंट और घास है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है बांस। क्या है, बांस। बांस भाई वैसे तो लंबे लंबे होते हैं, आपको पता है, बम्बू। क्या बांस को हम क्या बोलते हैं, बम्बू बोलते हैं ना, बोलते कि नहीं, बोलो। बांस को बम्बू बोलते कि नहीं, बोले भाई बम्बू बहुत बहुत बड़े हो गए सर, ठीक है। तो बम्बू से इसका बम्बुआ करके इसका कुछ बॉटनिकल नाम है, आपको मैं लिखा देता हूँ। तो नेक्स्ट आपका बांस। बांस की बात करें तो इसे आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं। आदिवासियों का हरा सोना, आदिवासियों का हरा सोना कैसे कहते हैं, तो आपको बताना है, बांस को आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं। और सबसे बड़ी घास है ये, सबसे बड़ी घास। पूछेगा आपसे कि सबसे बड़ी घास है, तो सबसे बड़ी घास कौन सी आपको बताना है, तो आपका बांस सबसे बड़ी घास है। वानस्पतिक नाम जरूर याद रखेंगे, नाम बाम्बुआ, ठीक है, क्या नाम है इसका, बाम्बुआ। और थोड़ा सा दिमाग से स्किप होगा, पूरा नाम बताता हूं मैं आपको, बाम्बुआ बगलेरिस, बगलेरिस, ठीक है, बगलेरिस, ठीक है भाई, बगलेरिस, ठीक है भाई। क्या बोलते हैं इसको, बाम्बुआ बगलेरिस बोला जाता है, बाम्बुआ बगलेरिस बोला जाता है भाई, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आया, इसको ढंग से लिखे तो ढंग से लिख देता हूं, बाम्बुआ बल्गरेश, इस तरीके से लिखते हैं इसको ना, बाम्बुआ बल्गरेश बोला जाता है। किसको, वैज्ञानिक बाम्बुआ बल्गरेश बोला जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट बांस से संबंधित है तो एक बार चेक कर लेता हूँ, कुछ नहीं ये। और बांसवाड़ा में पाई जाती है सर्वाधिक, सभी को पता है, बांसवाड़ा में सर्वाधिक पाई जाती है, आपको पता ही है। ठीक है भाई, समझ रहे हो ना भाई। देखो दोबारा देखिए, बांस है वो सबसे बड़ी घास है। ये क्वेश्चन शायद पटवार में बहुत बार रिपीट हुआ है कि सबसे बड़ी घास कौन सी, तो आपको बता, बांस सबसे बड़ी घास है। आदिवासियों का हरा सोना कहेंगे, और बांस को बाम्बू बोलते हैं। तो बाम्बू से संगे बाम्बुआ बगलेरिस, क्या, बाम्बुआ बगलेरिस बोला जाता है। किसको भाई, आपको बताना है, वैज्ञानिक नाम है इसका, बॉटनिकल नाम है। ये बांसवाड़ा में सर्वाधिक पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, बांसवाड़ा में सर्वाधिक पाई जाती है। ये भी घास कंप्लीट हो गई आपकी, कौन से नंबर की, 3 नंबर की। 4 नंबर पे हम इसी में पढ़ लेते हैं आगे। 4 नंबर पे किसको पढ़े, ये खसघास को पढ़ लो, खसघास, ठीक है भाई। इससे क्या बना जाता भाई, इत्र बना जाता, इससे शराब व इत्र बनाई जाती है भाई। शराब और इत्र किससे, कौन सी घास से बनाई जाती है, आपको बताना सर, ये खसघास से बनाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है, ये भरतपुर, सवाई माधोपुर पुराने जिलों के हिसाब से ही बता रहा हूं, ठीक है भाई। चलो, सवाई माधोपुर और आपका करौली, ठीक है, ध्यान देंगे। तो ध्यान देंगे, खसखस कौन सी है, शराब और इत्र बनाई जाती है, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली में पाई जाती है। नूरजहां के द्वारा जिसका आविष्कार किया गया, नूरजहां की माता जी के द्वारा, क्या नाम था उनका, नाम एक्सफोरामेंट से, ठीक है। तो ये हो गया आप खसखस आपकी। और आगे सभी घासों को करवा रहा हूं, बढ़िया भैंसों को खिलाना, भैंस दूध देगी अच्छा तो घी भी बनेगा, फिर घी खा लेना, ठीक है। तो ये जरूरी है भाई ना, भैंस गाय होना बहुत जरूरी है घर में, क्योंकि घी देती है, दूध देती है भाई। और घी दूध के बिना ना जीवन में कुछ नहीं है, घी दूध के बिना जीवन में कुछ नहीं है भाई। अब बात करें आगे, और कोई घास रह गया हो आप लोगों का, खसखस बताई दिया मैंने, शराब नहीं शरबत, थोड़ा सा शायद स्किप हो गया मेरे माइंड से,
शरबत बनाई जाती है, उसको थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, शराब नहीं शरबत, ठीक है, जो खसखस का मैंने अभी बताया ना। तो इत्र और वो बनाते हैं इसका, इत्र और आपसे आपकी क्या बनाते हैं इसके, वो जाता मैंने आपको पता है। तो क्या शराब की जगह क्या लिखेंगे, शरबत लिख लेंगे, शराब की जगह शरबत कर लीजिएगा अभी ना, ठीक है। मैं आपको कोई भी इन केस ह्यूमन एरर है, कोई गलती हो भी जाती है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और बीसी बात, अगर कहीं इनकेस किसी को कुछ भी डाउट लगता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे मैं पूरा रिसर्च करने के बाद ही आप लोगों के सामने खड़ा होता हूँ, यहाँ 3-4 घंटे पहले रिसर्च करता हूँ एक टॉपिक पढ़ाने से पहले, उसके बाद आप लोगों के सामने चीज़ें लेकर के आता हूँ। क्योंकि इतना आसान नहीं होता कि चीज़ें ऐसी बुक उठा ली या कोई भी गाइड उठा ली उसमें से मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। तो पढ़ाने के लिए सबसे पहले रिसर्च करना होता है, उस चीज़ के बारे में तह में जाना होता है, हर चीज़ को समझना पड़ता है कि कौन सी चीज़ को किस तरीके से बताना भी है। तो सिर्फ लिख देने से ही पढ़ाना नहीं होता, तो चीज़ों को समझाना भी होता है। तो बहुत सारी मैं पूरी रिसर्च करके आता हूँ वैसे आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो आप निश्चित रहा करें, जो भी कंटेंट आपको दे रहा हूँ यूनिक दे रहा हूँ, और जल्द ही मैं अपने खुद के हमारे हैंड रिटन नोट्स तैयार करवा रहा हूँ, और थोड़ा प्रोसेस चल रही है तो टाइम लगेगा। तो हैंड रिटन नोट्स भी मैं आप लोगों को एक आने वाले समय में दूंगा, आपको मिल जाएंगे, यहीं से जुड़े रहिएगा आप लोग। तो पूरे हैंड रिटन नोट्स, पूरे कंप्लीट ज्योग्राफी आप लोगों को मिलेंगे। थोड़ा सा अपडेशन में टाइम लग रहा है क्योंकि जो अपडेट हुई है ना उसको अपडेट करने में मुझे समय लग रहा है, ठीक है भाई। चलो आगे कुछ घास वगैरह और देखना चाहे तो और देख लो। और क्या रहेगा आपका, एक पंचकूटा और पंचवटी, ये और लिख लो आप लोग ना। बीड़ घास आप लोग जो स्थान जैसे घास है ना, जैसे शेखावाटी क्षेत्र में जो घास के मैदान है उनको बीड़ बोलते हैं, ये तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है। और घास दक्षिणी पूर्वी सही है, कोई दिन जरूरी नहीं है। और राजस्थान में ओवरऑल कौन से घास जो बने, अगर कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा तो धोकड़ापन बता ही देंगे आप लोग। और ये बबूल बता ही दिया। ये पंचकूटा और पंचवटी ध्यान रख लो, पंचकूटा कूटा, पंचकूटा में कौन कौन से आते हैं भाई, तो एक तो आता है आपका कूटा में कैर, ठीक है। कौन कौन से आते हैं लिखा देता हूं आपको, कैर है और काचरी कुम्मुट, कैर काचरी कुम्मट, ठीक है भाई, कैर काचरी कुम्मुट। और एक और है इसमें आपका सांगरी और गूड़ा का फल, सांगरी और गूड़ा का फल, ठीक है, गूड़ा का फल। ये मुख्य रूप से इसमें पंचवटी में शामिल करते हैं, कैर काचरी कुम्मुट, ठीक है भाई। और ये अब ध्यान, सांगरी और ये गूड़ा का फल, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें आपका ये कहे पंचवटी, कुछ चीजें याद इसमें से देख करके लिखा देता हूँ। पंचवटी एक स्कीम लाई गई थी, पंचवटी स्कीम में कौन कौन से जो है शामिल किया गया था भाई, एक तो है आंवला, पीपल, अशोक, आंवला, आंवला, पीपल, अशोक, आंवला है, पीपल है, अशोक है, और आप लोगों का क्या है, बड़ है, ठीक है, बड़ और बिल्व, बड़ और बिल्व, दैट्स इट, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से यहाँ पर पूरे का पूरा कंप्लीट आपका टॉपिक हो चुका है, दैट्स इट। और यही है, इससे बाहर उम्मीद करता हूँ कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, जितना कि मुझे लगा है, जितने रिसर्च के बाद ये टॉपिक पढ़ा है। कल हम पढ़ेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य को इन डिटेल में समझेंगे, और चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएंगी आप लोग भी, और थोड़ा बिना टेंशन होकर के चीज़ों को सीखें, समझने की कोशिश करें। अभी भर्तियों का नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन आने वाले समय में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो अभी से सतर्क रहें, अलर्ट रहें, चीज़ों को बेहतर बनाते रहें। क्योंकि अगर आप लोग सो गए ना, विद्या माता एक सरस्वती माँ एक ऐसी है, इसको अगर आप लोग रिवाइज नहीं करोगे ना तो चीज़ों पर धूल जम जाएगी। जैसे किताब को अगर आप बाहर रख दोगे, इन पर धूल जम जाती है, किसी भी चीज़ पर धूल जम जाती है। तो भाई जब तक आप किताबों को निकालोगे नहीं ना, बार बार रिविजन नहीं करोगे, चीज़ों को निकालोगे नहीं तो याद नहीं होंगे। तो बार बार पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा, और एग्जाम आए तो उस टाइम पर सिर्फ इतना होना चाहिए कि सिर्फ टेस्ट सीरीज देना आप लोगों को, तो तभी सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी का अच्छा लगा हो मेरा प्रयास, जो चीज़ें कंटिन्यू करवा ही रहा हूँ मैं आपको। तो अच्छी लगी क्लासेस तो सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सपोर्ट करें। चीज़ें छोटा चैनल है, आप लोग देखते नहीं हो, 5-10 लोग देखते हो तो अच्छा भी नहीं लगता मुझे। लेकिन कहते ना कि गीता में लिखा है कि कर्म प्रधान है, इंसान को कर्म करना चाहिए, बाकी की सभी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। तो मैं भी सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा हूँ कि मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाने का, मेरी तरफ से बेस्ट देने का काम है। चाहे रिजल्ट्स कुछ भी हो, चैनल बढ़े या ना बढ़े वो अलग चीज़ है,
कीजिए, बाकी का मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट इस चैनल पर दूंगा। बाकी आप लोग सपोर्ट किया करें, 10-5 लोगों को आप जोड़ेंगे सभी तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ठीक है, चलो धन्यवाद आप सभी के लिए, चीज़ों को देखा समझ रहे हो जो भी लोग पढ़ रहे हैं अभी उससे, तो थैंक यू। कल की क्लास में फिर मिलते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य एक नया टॉपिक साथ में, और इसको रिवीजन करके जरूर आइएगा। कल की क्लास में कुछ क्वेश्चंस पूछ लूंगा आप लोगों से। धन्यवाद।